हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में मल्टी स्टार और कॉमिक विशेषांक महासंग्राम का पहला भाग। महासंग्राम भाग एक, मल्टी स्टारर विशेषांक। पोएम यानी प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ एंड मैनकाइंड। ब्रह्मांड रक्षकों की इस टीम में मैं नागराज आप सभी अर्थात सुपर कमांडो ध्रुव, परमाणु, डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति, तिरंगा और एंथनी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ब्रह्मांड रक्षक टीम द्वारा अपराध एवं आतंकवाद से लड़ने की हम हर कोशिश कर रहे हैं, परंतु हाल ही के दिनों में हमारी टीम द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी हर कोशिश के बावजूद भी अपराध होना ही बंद नहीं हो रहे, बल्कि कुछ समय से इनमें बढ़ोतरी भी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम में से कोई सुपर हीरो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है शक्ति, हम सभी सुपर हीरो अपनी सारी शक्तियों में क्षमताओं के साथ अपराध उन्मूलन कार्य में लगे हुए हैं। जहां राजनगर में अद्भुत दिमाग वाले सुपर कमांडो ध्रुव और फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील है, वहीं राजधानी दिल्ली में वंडरमैन परमाणु, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति यानी तुम, और देश का बेटा सुपर इंडियन भी अपनी पूरी ताकत से अपराध से लड़ रहा है। महानगर में अपनी सर्प शक्तियों के साथ मैं नागराज स्वयं भी अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, मुंबई में रात का रक्षक डोगा और पंचभूत शक्तिधारक शक्तिमान, वही असम के जंगलों में जंगल का जल्लाद भेड़िया, रूपनगर में जिंदा मुर्दा एंथनी और मेट्रो सिटी में हम सबका चहेता। मगर आज का मगर आज का युग विज्ञान का युग है। आज दुनिया का हर क्षेत्र विज्ञान के बल पर तरक्की कर आगे जा रहा है, और अपराध और आतंकवाद का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आज अपराधी भी न केवल उन्नत हथियार प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि अपराध और आतंकवाद के लिए भी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस किलर, ग्रैंड मास्टर रोबो, प्रिंसिपल, वंडर वुमैन, एनवायरो, डॉक्टर डेंजर, मैकेनिक, जोकर और बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो न केवल खूंखार हैं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। इन अपराधियों ने कई बार ऐसे भी अपराध किए हैं जब पूरी दुनिया को इनके कारण न केवल भीषण खतरे का सामना करना पड़ा, बल्कि हमें भी उन्हें रोकने में नाकों चने चबाने पड़े हैं। जबकि हम आज भी अपनी पुरानी शक्तियों, परंपरागत युद्ध के तरीके, पुरानी ड्रेस और हथियार आदि से काम चला रहे हैं। अब समय है कि हमें अपराध और आतंकवाद के खिलाफ आधुनिक एवं अधिक तेज संसाधन प्रयोग में लाने होंगे, ताकि हम दिन पर दिन बढ़ती अपराध दर पर काबू पा सकें। तुम्हारी बात एकदम सही है नागराज। बीते समय के साथ हमें भी अपडेट होना होगा। मेरे निर्माता ने भी मुझे, परमाणु ने आगे कुछ कहा तो सही, पर नागराज ने सुना नहीं, क्योंकि उसकी सर्प इंद्रियों से उसे कुछ संकेत दे रही थी। खतरे का संकेत पाते ही एक पल भी वहाँ नहीं रुका नागराज। तुम लोग मीटिंग जारी रखो दोस्तों, मैं जल्दी वापस आकर ज्वाइन करता हूँ। सभी को मामला समझते देर नहीं लगी, जल्दी अपनी मंजिल पर जा पहुँचा। यहाँ क्या हुआ ऑफिसर, इतनी आग कैसे लग गई? नागराज शुक्र है नागराज शुक्र है नागराज भगवान का कि तुम आ गए। इस इलाके में पता नहीं कैसे अचानक आग लग गई है, और आग इतनी तेज है कि हमारे फायर फाइटर भी इस आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। नागराज, आग इतनी तेज है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस आग पर काबू नहीं पा रही। हाँ नागराज, दमकल की गाड़ियां भी काफ़ी देर से आग पर पानी बरसा रही हैं, मगर आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आग बाहर से अगर बाहर से आग नहीं बुझ रही तो इसे अंदर जाकर बुझाना होगा। मगर तुम अंदर जाओगे कैसे नागराज? आग बहुत ही तेज़ है, अंदर जाने की कोशिश में तुम झुलस सकते हो। घबराओ नहीं, मेरे पास अंदर जाने के और भी कई रास्ते हैं ऑफिसर। कुछ ही देर में नागराज सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहा था। यहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा गर्म है, यानी मैं उस जगह के ठीक नीचे हूँ जहाँ आग का दावानल सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है कि आग से कमज़ोर फर्श मेरे वार से टूट जाएगा। मेरा अनुमान सही था। यहाँ आग सबसे ज़्यादा फैली हुई है, और साथ में कुछ केमिकल के ड्रम भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने आग पकड़ ली तो स्थिति और भयावह हो सकती है। पर नागराज के पास हर समस्या का समाधान था। शीतनाग कुमार, बाहर आओ। बदन झुलसाती इस आग पर तुम्हारी शीत किरणें ही काबू पा सकती हैं। अभी लो नागराज। शीतनाग कुमार के कंठ से निकली शीत किरणें कमरे में फैलती चली गई, और कमरे में फैली आग तेजी से बुझने लगी। अब ठीक है, अब स्थिति काबू में आ जाएगी। धन्यवाद शीतनाग कुमार। सहसा ही एक आवाज़ सुनकर चौंक गया नागराज। ये आग तो सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए लगाई गई थी नागराज। कौन हो तुम?
और इस तबाही के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? मेरा नाम एक्सल है नागराज, और मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? सॉरी नागराज, पर यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि मैं एक पेशेवर कातिल हूँ। मेरा एक ही उसूल है नागराज कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में पूरा करना होता है, और अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही जाऊँगा, यानी तुम्हें मार के। तुम्हारी मौत अपराध जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आह, मैंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयों में अनगिनत वार खाए होंगे, मगर यह एक्सल बहुत शक्तिशाली लगता है। अगर इसके 2-4 वार और खा लिए तो यकीनन मेरी कुछ हड्डियाँ टूट जाएंगी। इसलिए इस एक्सल को जल्दी से जल्दी अपने काबू में लेना होगा। यह बचकाने वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नागराज। एक्सल ने थोड़ा सा जोर लगाया और सर्प बंधन उसे बांधे नहीं रख सके। मेरी मशीनी ताकत के आगे तुम्हारी सरपरस्ती नहीं टिक पाएगी। सरपरस्ती नहीं टिक सकती तो मेरी विस्फंकार के आगे तू भी नहीं टिक सकेगा एक्सल। यह भी तुझे घुटनों पर लापटकेगी। सर्प बंधनों से आज़ाद होते एक्सल पर नागराज ने फेंकी विस्फंकार। पर तुम फिर भूल गए हो नागराज, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा आधा शरीर लोहे का बना है और सांस लेने के लिए मेरी नाक में फिल्टर लगा हुआ है, मेरी जो मुझे तेरी घातक विस्फंकार से बचा लेगी। पर तू मुझसे नहीं बच पाएगा नागराज। आज एक्सल तेरी गर्दन अपने हाथों से तोड़ेगा। मुझे मारने का सपना तो कई वर्षों से पूरा अपराध जगत देख रहा है एक्सल, मगर आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। आज पूरा होगा नागराज, क्योंकि मैं तुझे ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी से आया हूँ। एक्सल के हाथों में फिट यंत्र से निकलकर गोलियों की बाढ़ नागराज से जा टकराई। मगर शायद तुम्हें भेजने वाले मेरे दुश्मन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता है। और अब ये बात तुम थोड़े दर्दनाक तरीके से समझोगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में चाहे जितना भी लोहा भरा हो, मगर तुम्हारे शरीर को दर्द का एहसास तो ज़रूर होता होगा। नागराज का भरपूर नाक शक्ति से भरा हुआ एक तेज़ वार एक्सल के शरीर से आ टकराया। नागराज के वार घन की तरह एक्सल के शरीर पर पड़ने लगे, और एक्सल का शरीर नागराज के वारों को झेल नहीं पा रहा था। इतना तय था कि नागराज के कुछ और ज़ोरदार वार एक्सल के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते थे, पर यह तय नहीं था कि नागराज को इतना समय मिलेगा या नहीं। ये क्या हो रहा है? अचानक से मुझे इतनी तेज़ कमजोरी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में सूक्ष्म सब मर रहे हैं, और विष का स्तर सामान्य से नीचे गिर रहा है। हाँ नागराज, तेरे शरीर के सर्प और तेरा विष जो तेरी मुख्य शक्ति है, दोनों ही खत्म हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो गोलियां तेरे बदन पर चलाई हैं वो प्रतिविष सीरम से भरी हुई हैं, और अब धीरे धीरे तेरे शरीर का विष खत्म कर रही हैं। और उसका सबूत यह है कि तेरे शरीर में विष की मात्रा कम होने से तेरे वारों में वो तेजी या क्षमता नहीं जो होनी चाहिए। ये सही कह रहा है। मेरे ध्वंसक सर्प इसके शरीर पर जाकर फट तो रहे, मगर उनके धमाकों में तीव्रता नहीं है। अब अगर जल्दी ही मुझे मदद नहीं मिली तो मेरे शरीर का सारा विष जल्दी ही पानी बन जाएगा, और फिर शायद ये एक्सल मुझे मारने में भी सफल हो जाए। नागराज सोचता ही रह गया, और एक्सल ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। हा 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 हा। नागराज, अब इस शिकंजे से तेरी लाश ही छूट पाएगी। ओह, ये शिकंजा तो बहुत मजबूत है, और मैं अपनी इस कमज़ोर हालत में शिकंजे से छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर जल्दी मैं शिकंजे से नहीं छूटा तो मेरी मौत निश्चित है। तो इच्छाधारी रूप में भी मुझसे नहीं बच सकता नागराज। मेरी गोलियों से एक बार में कई हजार वोल्ट तक का करंट प्रवाहित होता है, जो तुझे वापस अपने रूप में आने पर मजबूर कर देगा। मुझे इच्छाधारी कड़ों में बदलना होगा। सॉरी, ये एक्सल सोच से कहीं अधिक शातिर निकला। ये मेरी नाक शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, और इसे ये भी पता है कि इंसान होने के कारण मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, मगर ये मुझे मार सकता है। उफ, वैसे तो मैं 3 पल बाद प्रकट हो ही जाता हूँ, मगर इस करंट के झटके ने मेरी बची कुची ताकत भी चूस ली है। नागराज को शीतनाग के रूप में मदद देनी ही पड़ी। घबराओ मत नागराज, मैं अभी इसे ठंडा कर देता हूँ। ज़रूर कर सकते थे सपोले, मगर मेरे शरीर के लोहे के अंगों में लगी बैटरी इतनी गर्मी पैदा कर सकती है जो इस बर्फ़ को भाप बना के उड़ा सके। तू तो मुझे ठंडा नहीं कर पाया, मगर अब मैं तेरे होश ज़रूर उड़ा दूंगा। आह, ये गर्मी मेरी शक्ति को ख़त्म कर रही है। मैं अपने होश खो रहा हूँ। शीतनाग को शक्तिहीन करके तू इस भ्रम में मत रहना कि तू नागराज को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि तू नागराज को बचाने की कोशिश करेगी नागिन। ओह, मगर बचा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा तेज करंट तुझे भी तेरे साथी के पास पहुंचा देगा। ओह, मेरी तंत्र शक्ति इस करंट के घातक असर को रोककर मेरी जान तो बचा लेंगी, मगर मुझे शक्तिहीन कर देंगी। मुझे संभलने में समय लगेगा। तब तक नागराज को अपनी मदद खुद ही करनी होगी।
सोडांगी को संभलने में वक्त लगना था और शक्तिहीन नागराज के पास वक्त ही तो नहीं था। अब सिर्फ तू बचा नागराज, और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सच कह रहा है। इस शक्तिहीन अवस्था में मैं इससे नहीं बच सकता। पता नहीं मैंने जो मदद मांगी है वो कब तक मुझ तक पहुंचेगी। अपने इष्ट देव को याद कर ले नागराज, क्योंकि अब मैं सीधा तुझे उसके पास ही भेजने वाला हूँ। एक्सेल के हाथ नागराज की गर्दन पर खस गए। मार नागराज मार। लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उसने वार की आह किसने वार किया मुझ पर? उसने वार की दिशा में देखा और दंग रह गया। ब्रह्मांड रक्षक, और वो भी एक साथ। सही समय पर नागराज ने हमसे संपर्क किया। नागराज खतरे में है, मगर अब नहीं रहेगा। नागराज घबराओ मत, हम आ गए हैं। नागराज पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इधर इंस्पेक्टर स्टील और शक्ति नागराज के पास पहुंच चुके थे। तुम्हारे इस इस्पात के शरीर में इतने छेद करूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते। इधर इंस्पेक्टर स्टील, ध्रुव और शक्ति नागराज के पास पहुंच चुके थे। ध्रुव, नागराज के शरीर में कुछ मेटेलिक कंपाउंड है जो एंटी वेनम रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नागराज का जीवन खतरे में पड़ गया है। डोंट वरी नागराज, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम नागराज की मदद करेंगे कैसे? स्टील, तुम अपनी एक्सरे विजन से नागराज के शरीर में धसी गोलियों को ढूंढो, और शक्ति, तुम अपनी हथेलियों की ऊष्मा से उन्हें एक साथ खींचकर नष्ट कर दो। स्टील की एक्सरे विजन ने सभी गोलियों का पता लगाना शुरू कर दिया, और शक्ति की हथेलियों में बसी ऊष्मा शक्ति ने उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। नागराज की शक्तियाँ तेजी से लौटने लगी। शुक्रिया दोस्तों, मेरी शक्तियाँ लौट रही हैं। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इधर बाकी सुपर हीरो ने एक्सेल को आड़े हाथों ले रखा था। उफ, यह मुझे वार करने का मौका ही नहीं दे रहा है। इससे पहले कि तेरा हाल और बिगड़े, अपने भेजने वाले का नाम बता दे। इसे छोड़ना मत। जी तो चाह रहा है कि इसे उड़ा दूँ। बस मेरी परमाणु क्रिया अब इसे कैद कर लेंगी। जल्दी ही एक्सेल परमाणु रस्सी में कैद था। अब तो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। इससे पहले कि परमाणु उसे ले जाता, नागराज ने उसे रोक लिया। नहीं परमाणु, इसे आज़ाद कर दो। ये क्या कह रहे हो नागराज? पता है ना इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है? बात को समझो डोगा। इसने मुझे चैलेंज किया था, लेकिन वो लड़ाई अधूरी रह गई थी, और नागराज इस लड़ाई को पूरी करने का मौका ज़रूर देगा। चलो एक्सेल, आवार कर मुझ पर, और मेरा वादा है कि मेरा कोई भी सुपर हीरो दोस्त बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में होगी। मुझे दोबारा मौका देकर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है नागराज, क्योंकि अब मैं तुझ पर इतनी एंटी वेनम गोलियां बरसाऊंगा कि इस बार तेरी लाश, अरे मेरी हैंड ब्रेसलेट गन गोलियां क्यों नहीं दाग पा रही? क्लिंग क्लिंग। क्योंकि तेरे हैंड ब्रेसलेट गनों के अंदर मेरे सूक्ष्म सब घुसकर उनकी कार्यप्रणाली को ठप कर चुके हैं। अब तेरी और मेरी शारीरिक शक्ति एक बराबर है, और अब जबकि हम दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, तू सिर्फ मेरे एक बार सहकर दिखा दे, तो मैं वादा करता हूँ कि अपना सिर स्वयं काटकर तुझे दे दूंगा एक्सेल। नागराज सिर्फ बड़े बोल नहीं बोल रहा था। नागराज के उस वार ने एक्सेल सचमुच उठ नहीं पाया। वाह नागराज, मान गए। एक ही वार में चित कर दिया तुमने तो इसे। बेहोश एक्सेल को सर पर रस्सी से बांध दिया नागराज ने, और फिर बाद में धन्यवाद कैसा नागराज, सॉरी धन्यवाद दोस्तों, समय पर मेरी मदद के लिए आने को। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरा अंत निश्चित था। धन्यवाद कैसा नागराज। दोस्तों में धन्यवाद किस बात का? ब्रह्मांड रक्षक टीम एक परिवार है, और परिवार के किसी सदस्य पर संकट आए तो सभी मिलकर उस संकट को दूर करते हैं, और हमने भी वही किया। अभी नागराज, डोगा सही कह रहा है नागराज। अभी नागराज को जवाब देता उससे पहले ही, परमाणु, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस प्रबोध, बोलो। एक इमरजेंसी है परमाणु। अभी अभी मेरे सैटेलाइट चैनलों ने पृथ्वी की कक्षा में एक उल्कापिंड को प्रवेश करते हुए देखा है, और इसे अगर रोका नहीं गया तो वह उल्कापिंड इतना बड़ा है जिसकी टक्कर किसी भी एक बड़े पूरे महानगर को तबाह कर देगी। मैं पूरी ब्रह्मांड रक्षक टीम से अपील कर रहा हूं कि पृथ्वी को इस संकट से बचाए। ब्रह्मांड रक्षक टीम इस संकट से मिलकर निपटेगी। लेकिन इस मुसीबत से निपटेंगे कैसे? उल्कापिंड धरती से पहले रोकना होगा, लेकिन अंतरिक्ष में जाने लायक शक्ति हम में से केवल परमाणु और शक्ति के पास है। घबराओ मत दोस्तों, मेरी और शक्ति की शक्ति उस उल्कापिंड को रोकने के लिए पर्याप्त है। हम किसी भी कीमत पर उस उल्कापिंड को रोक लेंगे। चलो शक्ति, जाओ परमाणु शक्ति, उल्कापिंड को रोकने के लिए तुम्हारी सम्मिलित शक्ति आवश्यक है। मैं उस शक्ति से मानसिक संपर्क करता हूं जिसकी शक्ति की इस समय वाकई में आवश्यकता है। नागराज किसी से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा था, और तब तक परमाणु और शक्ति अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे।
उल्का पिंड सामने ही है परमाणु, और ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ चुका है। घबराओ मत शक्ति, मैं अभी इसे अपने परमाणु छल्लों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, ताकि जब इसके टुकड़े छोटे हो जाएं तो ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने पर कोई नुकसान न पहुंचा सके। ओह, इस उल्का पिंड से निकल रही तेज ऊष्मा मेरे परमाणु यंत्रों में व्यवधान पैदा कर रही है। लेकिन ऊष्मा अगर तुम्हारी कमजोरी है तो मेरी शक्ति है। घबराओ मत परमाणु, मैं अपनी ऊष्मा से उसे नष्ट करती हूँ। ओह, उल्का पिंड की सतह से अजीब सी ऊर्जा पैदा हो रही है जो मेरी ऊष्मा को पूरी तरह पिंड तक नहीं पहुंचने दे रही है, और उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत पास आ चुकी है। परमाणु और शक्ति दोनों ही असहाय थे, लेकिन मदद भी दूर नहीं थी, उन मजबूत बाजुओं के रूप में जो उल्का पिंड पर मजबूती से आ जमे और उसे पृथ्वी की तरफ से बढ़ने से रोक दिया। घबराओ मत मित्र परमाणु, शक्तिमान इस उल्का पिंड को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देगा। शक्तिमान, थैंक गॉड तुम आ गए। तो ये है शक्तिमान, पंच महाभूत शक्ति धारक शक्तिमान, विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान। नागराज ने मुझे मानसिक संपर्क करके सारी स्थिति से अवगत कराया, इसलिए मुझे पृथ्वी पर मंडराते इस संकट से निपटने के लिए आना पड़ा। पर अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस उल्का पिंड को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से ये आया है, यानी अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में। शक्तिमान के एक हल्के से झटके से उल्का पिंड वापस अंतरिक्ष में खोता चला गया। पृथ्वी पर आई मुसीबत टल चुकी है, अब मुझे भी वापस चलना चाहिए। अंतरिक्ष से लहराया शक्तिमान जल्द ही जा पहुंचा ब्रह्मांड रक्षकों के पास। शक्तिमान, आज तुमने पूरी पृथ्वी की रक्षा की है शक्तिमान, तुम एक सच्चे सुपर हीरो हो। मैं कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने वाला ईश्वर का एक अदना सा सिपाही हूँ। और रही बात पृथ्वी की रक्षा करने की बात, तो मेरी दिव्य दृष्टि पहले ही उस उल्का पिंड को देख चुकी थी। बाकी नागराज के मानसिक संदेश ने मुझे सतर्क कर दिया, और ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं सही समय पर पहुंच गया। आप सभी मित्रों से यही आशा है कि इसी प्रकार आप सभी मानवता की सेवा करते रहें। अब मैं चलता हूँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। विदा मित्रों। शक्तिमान के जाने के बाद सब कुछ सही से निपट गया। अब हमें भी वापस चलना चाहिए। पर नागराज, हमें ये नहीं पता चला कि आखिर तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेल को दिया किसने। कोई भी हो, मगर इतना तय है कि अपनी शिकस्त के बाद अगला हमला वह पूरी तैयारी से करेगा। फिलहाल तो वह अपनी हार के कारण अपने बाल नोच रहा होगा। नागराज नागराज नागराज, तू हर बार कैसे बच जाता है। तेरे कारण न केवल मेरे वंश का शाही खजाना, बल्कि नागदीप से प्राप्त हुई तृष्णा शक्ति भी मैं गंवा चुका हूँ। आज तक एक बार नहीं बल्कि कई बार मैं तुझे मारने की कोशिश कर चुका हूँ, कभी अकेले तो कभी किसी और के साथ, कभी कभी तो सभी खलनायकों को साथ लेकर, लेकिन पता नहीं तू कब मरेगा और मेरे कलेजों को ठंडक पड़ेगी। इस तरह नागराज को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला चेले, उल्टा तुझे फिर अवसाद का दौरा पड़ जाएगा। अब देख, तेरी जिद के कारण मैंने इस बार कोई यंत्र नहीं बनाया, न कुछ किया। उल्टे तेरी जिद के कारण एक मशहूर एक हत्यारे को नियुक्त किया, उसे प्रशिक्षित किया, नागराज की सारी शक्तियों के खिलाफ उसे तैयार किया। और इस बार वो हत्यारा नागराज को जान से मार ही देता, लेकिन बीच में ब्रह्मांड रक्षकों ने आकर सब बिगाड़ दिया। इसलिए मेरी सलाह मान और कुछ समय के लिए नागराज को मारने का विचार दिल से निकाल कर कुछ नई शक्तियाँ अर्जित करने पर ध्यान दे। आपके कहने का मतलब ये है गुरुदेव कि मैं अपने दिल की आग बुझा दूं, जिस नागराज के कारण मैं बर्बाद हो गया उसे छोड़ दूं। मेरे इस अमर अंतहीन जिंदगी का एक ही मकसद है, नागराज की मौत। हे शैतान, या तो मुझे नागराज को मारने का कोई रास्ता दिखा, या मेरी इस अमर अभागी जिंदगी को समाप्त करने का। कभी कभी शैतान भी अपने भक्तों की सुन लेता है, क्योंकि तभी गुरुदेव ज़रा इधर ध्यान दीजिए। ये क्या, मेरा ये यंत्र संकेत दे रहा है, मगर ये कैसे संभव है। कैसा यंत्र, किस तरह का संकेत गुरुदेव। सुन चेले, मैंने नागराज और दुनिया की नज़र से बचने के लिए इस निर्जन द्वीप पर अपना अड्डा बनाया था, ताकि मैं तेरे लिए कुछ नई शक्तियाँ ईजाद कर सकूँ। साथ ही साथ इस द्वीप के चप्पे चप्पे पर मैंने अपने जासूस यंत्र बिछा रखे हैं। अगर कोई भी जानवर या इंसान इस द्वीप पर कदम रखता है तो मेरा यंत्र उसकी सूचना मुझे तुरंत दे देता। लेकिन मेरा यंत्र जो तरंगे भेज रहा है उसके अनुसार उस द्वीप पर किसी ने कदम रखा है, और वो ना इंसान है और ना ही जानवर। ये कैसे संभव है गुरुदेव, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उस आगंतुक के पास से प्रचंड शक्तिशाली तरंगे आ रही हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। कैटुकी, दूरदर्शन यंत्र चालू करो और मैं दिखाओ कि कौन है जिसने द्वीप पर कदम रखा है। गुरुदेव और नागपाशा नहीं जानते थे कि उस द्वीप पर आने वाला वह शख्स कोई और नहीं बल्कि था राक्षस जाति का आखिरी वंशज चंडकाल। हाँ, बहुत मुश्किल से स्वयं को स्वर्ण नगरी से निकाल कर यहाँ तक लाया। अगर समुद्र के अंदर भूमि का ज्वालामुखी के कंपन से भूकंप नहीं आता और मुझे बांधने वाले यंत्र कमजोर नहीं पड़ते तो मैं कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता।
और ये सब हुआ उस लड़के ध्रुव के कारण, जिसने कोई शक्ति न होते हुए केवल अपने असाधारण दिमाग की मदद से मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार न केवल मात दी बल्कि देवों को मुझे बंदी बनाने का भी मौका दिया। वो भी उन देवों को जो मेरी शक्ति से थर थर कांपते थे। पर अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और इससे पहले कि देव मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए, मुझे न केवल अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना होगा बल्कि उनसे बदला लेने की योजना भी बनानी होगी। देव और ध्रुव के बारे में सोचता चंडकाल ये नहीं जानता था कि वो गुरुदेव और नागपाशा की निगाहों में है। वो हमारे यंत्रों की सीमा के अंदर है। मैं अभी उसे हमारे पारदर्शी यांत्रिक गोले में कैद और हमें वहाँ प्रेषित करता हूँ। गुरुदेव ने यंत्रों से कुछ छेड़छाड़ की और चंद्रकाल एक मजबूत पारदर्शी गोले में कैद हो गया। ये क्या, किसकी हरकत है जिसने चंद्रकाल को कैद करने की चेष्टा की है? अब तुम हमारे कैदी हो अजनबी। कौन हो तुम? इसलिए अब तुम वही करोगे जो हम तुम्हें करने को कहेंगे। कौन हो तुम? तुम्हारा मालिक नागपाशा। मूर्ख नागपाशा, जिसके स्वयं अनगिनत गुलामों से गुलाम बनाने की कोशिश करके तुमने अपनी जिंदगी की वो गलती की है जिस पर अब तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। असंभव, इसने तो यांत्रिक गोले को तोड़ डाला। ये तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। चले अब सबसे पहले तू और तेरा साथी मरेगा, उसके बाद मेरा जानी दुश्मन ध्रुव, और उसके बाद दुनिया पर आएगी मेरी सत्ता। एक पल रुको चंडकाल, कहीं तुम सुपर कमांडो ध्रुव की बात तो नहीं कर रहे? तुम ध्रुव को कैसे जानते हो? क्योंकि अगर तुम ध्रुव के दुश्मन हो तो उसका दोस्त नागराज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर ध्रुव तुम्हारा दुश्मन है और नागराज मेरा दुश्मन है तो हम आपस में दोस्त हुए, इसलिए हमारा लड़ना बेकार है। इसलिए मेरी नीति कहती है कि हमें आपस में मिलकर उन दोनों को मारने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो नागपाशा। ध्रुव और नागराज ने मिलकर कई बार हमें मात दी है, इसलिए हमें भी आपस में मिलकर उनसे निपटने का कुछ उपाय सोचना होगा। पर हम सोचे भी तो क्या सोचे? तुम अत्यंत शक्तिशाली हो चंडका, और मैं भी कई शक्तियों का स्वामी हूँ। कोई तो युक्ति निकल आएगी जिससे हम उन दोनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकते हैं। हो सकता है कि शैतान ने इसी कार्य के लिए हम दोनों को मिलाया हो। मैं शक्तिशाली अवश्य हूँ, परंतु ध्रुव का दिमाग इस दुनिया का सबसे शातिर दिमाग है। उसे समाप्त करने में हमें न केवल एक साथ मिलना होगा बल्कि कोई ऐसी शक्ति हासिल करनी होगी जिसका मुकाबला दोनों न कर पाए। एक क्षण, एक क्षण, मुझे यहाँ कुछ अजीब सी शक्ति का आभास हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम भाग 1 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।